हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्कस शो। है ना, पहला इंटरव्यू हमने शूट किया था मयूर और स्वास्तिक का। तो हमारे बीच दूसरे टॉपर जो है वो है हेमंत सिंह। इनका नाम हेमंत सिंह है। कहा जाता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए एप्टीट्यूड से ज़्यादा एटीट्यूड मैटर करता है ना। उसके जीता जागता उदाहरण है हेमंत। हेमंत से मैं जानना चाहूँगा कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है ना, वो जानना चाहूँगा। ठीक है हेमंत, बताइए प्लीज़। सर मेरी स्कूलिंग LKG से लेकर के अभी तक 10th पास आउट तक सर मेरी स्कूलिंग RTC हाई स्कूल से PhD बुट्टी रांची से रही है अभी तक। जैसा कि हेमंत ने बताया कि इनकी स्कूलिंग जो है RTC पब्लिक स्कूल से हुई है ना। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन्होंने किंडर गार्डन से ही वहीं से पढ़ाई की है। अभी भी क्लास 11th में उन्होंने एडमिशन RTC स्कूल में ही लिया हुआ है। ठीक है, ये नज़दीकी हमारे बूटी मोड़ के पास रहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेमंत ने इस साल 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में इन्होंने 92% ऑफ मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में 80+ ही लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट में उतना स्कोर करना पड़ता है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने 92% स्कोर किया है। फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने मार्क्स से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो चलिए हेमंत से जानते हैं कि इनका क्या राय है। सर आम बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्होंने मेहनत अपने बलबूते बहुत ज़्यादा कर रखा है, बट मार्क्स उनको बहुत कम मिलते हैं। वैसे ही सर ठीक मेरे साथ इस 2023 में भी हुआ। मैंने स्कोरिंग अपने साथ लेकर चला था 95 ओवर का, बट मेरी बस जो मार्क्स परसेंटेज आई है 92% आई है। मैं इससे तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना एक गोल सेट किया था वो 95 एवोव के किया था, बट जो मेरा आया 92% आया। इससे मेरे को काफ़ी निराशा है। बट ये भी मेरे जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो भी मेरे को संतावना दे रहे हैं कि ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो इससे सोसाइटीज़ की बात सुनकर सर मेरे को भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। भले ही मेरे गोल तो कामयाब नहीं हो पाया, बट अगले बार से मैं अपना गोल ज़रूर कामयाब कर पाऊँगा। थैंक यू। हेमंत एकेडमिक्स में इंटेलिजेंट होने के साथ साथ मुझे लगता है इमोशनली भी बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो हेमंत, आपका जब 92% आया था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर जो आम रिएक्शन रहता है, बट उससे थोड़ा सा हटकर था। काफ़ी जो आम रिएक्शंस होते हैं उससे थोड़ा सा काफ़ी हैप्पी था, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम जब मैं सेंटर में था तो मेरे को अपने आप पर बहुत इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इतना सोच रहा था कि मैं 90 आराम से वो मतलब कि 90 वो प्लस आराम से कर सकता हूँ। मैं ये बात अपने अंदर जान रहा था, बट मैं किसी को बतलाया नहीं था। जो मेरे सोसाइटीज़ के लोग थे वो भी मेरे ऊपर काफ़ी भरोसा कर ये बैठे हुए थे कि ये लड़का जो है 90+ स्कोर आराम से कर लेगा। और मैं इसी कॉन्फिडेंस को अपने बनाए रखते हुए मैंने काफ़ी बेहतर से सारा एग्ज़ाम क्रॉस किया, और जो रिज़ल्ट फाइनली मेरे को मिला वो काफ़ी बेहतर था। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, मेरे ख्याल से ये जो मेरा गोल जो है पूरा नहीं हो पाया, बट मेरे ख्याल से भी ये काफ़ी बढ़िया स्कोर था। ओके, हमारे व्यूअर्स को मैं आपके इंडिविजुअल मार्क्स बताना चाहूँगा। तो आप सारे सब्जेक्ट में, जैसे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में अपीयर हुए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपके कितने कितने मार्क्स आए वो हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बता दीजिए। सबसे पहले मेरे हिंदी में आए 91%, इंग्लिश में 90, और मैथ में 98% आए, और साइंस में मेरे 91, संस्कृत में भी 91 रहा है, और जो सबसे बिछड़ा सब्जेक्ट है मेरा SST उसमें 88% मेरा स्कोरिंग रहा। ओवरऑल जब परसेंटेज की बात होती है तो हम लोग मेनली मैथ्स और साइंस के बारे में बात करते हैं और इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, SST को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको मार्क्स को स्कोर करने के लिए हर सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज देना चाहिए, है ना। सबको इक्वल अटेंशन चाहिए ताकि आप एवरेज तौर पे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो हेमंत ने सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया। इन्होंने मैथ्स में 98 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स होता है मेरे हिसाब से, और साइंस में भी इन्होंने 90+ यानी 91 मार्क्स स्कोर किया। राइट हेमंत? ठीक है, तो वो बहुत ही डिसेंट सा मार्क्स है। एवरेज आई थिंक 94 या 95% बन रहा है इनका मैथ्स एंड साइंस में। तो क्लास 11th में हेमंत ने साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट किया है। ठीक है,
तो आपने क्या देखते हुए साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया हेमंत? क्या आपका नेचुरल इंटरेस्ट है साइंस के प्रति, या सोसाइटी को देखते हुए कि यार आर्ट्स जो है वो एक मतलब लोग छोटे नज़र से देखते हैं आर्ट्स को, साइंस नहीं लूँगा तो मैं समाज मुझे छोटा समझेंगे, ऐसा सोच के आपने साइंस ऑप्ट किया? सर पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि समाज मेरे भले में काफ़ी बुरा क्यों ना बोले या फिर काफ़ी भला क्यों ना बोले, मेरे को समाज से कोई मतलब ही नहीं है। मैं समाज को साइड में रखता हूँ, अपनी पढ़ाई को लेकर के मैं साइड में रहता हूँ। मेरी शुरू से ही इंटरेस्ट थी मैथ और साइंस में, और मैंने अपना गोल भी सेट किया है IITians का, और ये मैं कामयाब, मेरा जहाँ तक आशा है कि मैं इसे कामयाब ज़रूर करके ही रहूँगा। ठीक है, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसा हेमंत का जो शेड्यूल जो रहता है वो मतलब आम बच्चों की तरह नहीं रहता है। हेमंत जो है बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, मतलब फिनेंशियली वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इनका फल का दुकान है और पढ़ाई के साथ साथ इनको अपने दुकान को भी मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग हेमंत से जानेंगे कि इनका डेली शेड्यूल क्या होता था, ये कितने घंटे पढ़ते थे और अब काम के साथ साथ ये पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे, और क्या क्या सिचुएशन इनको बहुत परेशान करती थी और वो कैसे डील करते थे इन सभी चीज़ों से। प्लीज़ हेमंत बताइए। सर सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वो उठने से, दिनचर्या से लेकर जितने भी होती है, वो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप कितने बजे उठते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अगर जितनी जल्दी सुबह अगर उठ जाए, सूरज की किरणों मतलब कि धरती तक पहुंचने से पहले अगर वो पहले उठ जाता है तो उसका माइंड फ्रेश काफ़ी अच्छा रहता है। वही मैं भी करता था। मैं 4:30 बजे मेरी डेली रूटीन थी, 4:30 बजे उठ जाने की। 4:30 बजे से लेकर मैं 5 बजे तक, 5:30 बजे तक जैसा भी हो वैसा मैं पढ़ता था। पढ़ने के बाद मैं फिर अपने फादर के साथ, मेरी फ्रूट्स की शॉप है उस पर जाता था थोड़े से फादर्स के हेल्प करवाने के बाद मैं 7:30 बजे घर लौटता था। खा पी करके 8 बजे से फ्रेश होकर के मैं स्कूलिंग पर चल जाता था। और स्कूलिंग शेड्यूल मेरी इतनी थी कि मैं 3:30 बजे लगभग वापस घर में लौटता था। थके हार में आता था, खाता पीता, अगर जो होता आध पौन घंटा मैं थोड़ा सा रेस्ट करता, उसके बाद मैं फिर फादर्स के पास चल जाता थोड़ा सा उनका हेल्प करवाते वक्त मतलब कि मेरे को 5 साढ़े 5 लगभग शाम के बज जाते थे। इतने तक मैं थोड़े से फादर्स की ओर थोड़ा अट्रैक्टिव रह जाता था, उनके तरफ भी थोड़ा सा नज़रिया घुमा लेता था। इसके बाद जो मेरे को टाइम मिलता था ना, उसमें मैं, एक होता है ना जॉइंट फैमिली में जो बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई को थोड़े से डिस्ट्रैक्ट करते थे, उन्हें भी मैं अपने साथ में लेकर के उस पढ़ाई को झेल चुका हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं पढ़ने में, वो बच्चों के साथ मैंने अपनी परेशानियों को झेला उला है। और ऐसे ही मैं करते करते 9:30 तकरीबन 9-10 बजे तक पढ़ता है। उसके बाद फिर मैं वापस चल जाता फ्रूट शॉप पर और अपने फादर की हेल्प करके फिर मैं घर लौट जाता। अच्छा, कहा जाता है हेमंत कि सक्सेस जो होता है वो एक इंडिविजुअल का नहीं होता है बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे माता पिता का, हमारे फ्रेंड्स का, ठीक है, हमारे भाई बहन का, सबका सहयोग होता है ना। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके मम्मी और पापा ने आपको अपने पढ़ाई में एक्सेल करने के लिए, मतलब मजबूत होने के लिए कैसे मदद किया? सर बात रहा यहाँ पर अगर मजबूती का, तो मेरी माँ ने हमेशा मेरे को सिखाया है कुछ भी हो जाए बट अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी मत खोना। अपने आप पर सबसे पहले पूर्ण भरोसा, कोई कितना भी सच या फिर कितना भी झूठ क्यों ना बोल रहा हो, उस पर आंख बंद करके उसका भरोसा कभी करना ही नहीं। सबसे पहले अपना भरोसा, उसके बाद जो होगा उसके बाद सोचा जाएगा। और सबसे पहले, और उसके बाद जो बात आती है मेरे फादर की, उन्होंने मेरे को हमेशा सिखाया, ईमानदारी का बात सिखाया है। कभी भी एग्ज़ाम में अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ और अपने आप पर ही निर्भर रहना। वो कभी भी मेरे को ये नहीं सिखाया कि दूसरों की बातों से कानाफूसी करके वो तू एग्ज़ाम लिख कर बढ़िया स्कोर कर ले। उन्होंने हमेशा सिखाया कि बेटा तेरे को जितने आते हैं उतने ही तू उसमें अपियर कर, और जितने नहीं आते हैं उसको तू छोड़ दे, कोई बात नहीं, उसको देख लिया जाएगा, जितना भी होगा नेक्स्ट टाइम से तू उतना और मेहनत कर लेना। बस मेरे माता पिता ने बस मेरे को इतना ही बात सिखाई है। जैसे कि मैं हेमंत की पर्सनालिटी को 5-10 मिनट में रीड कर पाया हूँ, ऐसे मुश्किल होता है, लोगों को रीड कर पाना इतना आसान नहीं होता, बट जैसा कि रीड कर पा रहा हूँ, हेमंत इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इक्वली ऑनेस्ट भी हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। हेमंत, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, और उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्यों इतना है? क्या कोई पर्टिकुलर टीचर उसमें बहुत अच्छे थे या आपका नेचुरली उस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है? प्लीज़ बताइए।
सर अगर बात आती है तो मेरा सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, क्योंकि हमारे कहा जाता है कि सर जो एक मैथ्स में मतलब कि जो कोई भी सब्जेक्ट में अगर सर रोमांच अगर आ जाए ना, तो वो रोमांच के पीछे या तो सर बच्चे की लगन, ताबड़तोड़ मेहनत, या तो फिर सर वैसे टीचर जो उसे सर सही मार्गदर्शक में ले मतलब कि मार्गदर्शक बन करके उसे सही मार्गदर्शन करवाते हैं। ठीक सर ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को भी मैथ सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी लग रही थी कुछ सालों पहले, बट मेरे जब टीचर्स मेरे को वैसे मिले तो मेरा भी इंटरेस्ट काफ़ी उसमें मैथ्स में जगा है। हेमंत, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी क्या है कि जब मैं पढ़ता था क्लास 10th में, तो हमारे समय में यूट्यूब नहीं था, ठीक है। हम लोगों को जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो या तो आप टीचर से पूछो या फिर अपने सीनियर्स से पूछो, ठीक है। तो यूट्यूब जो होता है वो एक मीडियम है, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है, आप उस पर पढ़ाई कर सकते हो, इंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको परेशानी आती थी तो यूट्यूब की आप मदद लिया करते होगे, ठीक है। तो YouTube भी कभी कभी क्या होता है कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, आपकी कभी कभी पढ़ाई के लिए उस पर जाते हो और इंटरटेनमेंट की चीज़ देख के मतलब अपना समय गंवा देते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप पढ़ाई करने के दौरान डिस्ट्रैक्ट होके कभी कॉमेडी वीडियो देख लिया या कभी क्रिकेट मैच का हाईलाइट देख लिया या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता था, और आप ऑनलाइन स्टडी कितना करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे? सर बात रही अगर मेरे फ़ोन चलाने की, तो मेरे को एक दिन में तकरीबन 1 से 2 घंटे ही फ़ोन मिल पाते थे, क्योंकि मेरे पर्सनल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। मेरे मदर्स और मेरे फादर्स के पास फ़ोन रहा करता था। पढ़ाई के साथ साथ अगर मेरे को अगर किसी भी चीज़ में इशू वगैरह आता था तो मैं सबसे पहले तो टीचर से करता था, क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक केवल वीडियो बना सकती है, मतलब कि आपको ये पूरे स्पष्ट नहीं समझा सकता है कि ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, आपके कॉन्सेप्ट उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो मैं यूट्यूब का यहाँ पर तो जरिया नहीं ले सकता। अगर बस मुश्किल से मेरे को 1-2 वीडियो ऐसे मिल जाता जो मेरे को बिल्कुल समझ आ जाता था। बाकी अगर बात करूँ टफेस्ट क्वेश्चंस की, तो मेरे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाई थी यूट्यूब से। मैंने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मेरे टीचर्स, स्कूल टीचर्स से हुए हैं। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम्स आती तो मैं स्कूल टीचर्स से मिलता और उनसे काफ़ी अच्छे से बात करता। और जो बात रही मेरी डिस्ट्रैक्शन की, तो यूट्यूब की ओर से तो मैं उतना मेरे पास फ़ोन वगैरह तो रहते नहीं थे, बट फिर भी हाँ कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ कॉमेडी वगैरह हो गए, या फिर अन्य बहुत अभी तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं यूट्यूब पर, जो कि जिसका जो मन करता है वो अपना देखते रहता है। बट मैं तो देखता था ऐसे कॉमेडी। अगर मेरे को अगर ज़्यादा पढ़ते पढ़ते मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट होने लगा तो मैं कॉमेडी वीडियो देख लेता था। तो हेमंत ने बताया कि वो बहुत ही मिनिमम यूज़ करते थे यूट्यूब का, कभी कभार इंटरटेनमेंट के लिए कर लिया करते थे। अदरवाइज़ अगर उनको कोई डाउट होता तो वो टीचर्स के पास डायरेक्टली जाते थे, ठीक है। तो हेमंत, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे पढ़ाई के दौरान बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रैक्शन में लड़कों के लिए स्पेशली लड़कियां भी होती है ना, क्योंकि हम जब 15-16 साल की उम्र के होते हैं तो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है ना। अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लड़का के लड़कियों के प्रति, लड़कियों को लड़का के प्रति होता है। तो आई एम श्योर आपको भी थोड़ा बहुत हुआ होगा, है ना। तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे? ठीक सर ये तो बात सही है कि हार्मोन्स जनरेट होते हैं हमारे ह्यूमन्स बॉडी में अपोजिट जेंडर के प्रति, बट मेरे साथ भी एक ऐसा बार हुआ था। बट जो होता है ना लव, यही जो ऐसा जो चक्कर है वो जो आदमी है ना, वो आदमी को एकदम बिल्कुल गिरा देता है। जो स्टूडेंट लाइफ है ना वो बिल्कुल बर्बाद कर देता है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जो भी इसमें अगर फंसे हुए हैं तो उसे साइड में रख करके अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि अगर जो भी बात है सो अगर लव जो है वो अभी तक बस आपको काम देगी, अभी पर आपको सुकून अगर जो है मिलती है, जो दिल की सुकून वो अभी तक बस मिल पाएगी। अगर जो पढ़ाई है वो अभी आप अगर पढ़ाई में लगे हुए हैं तो वो आपको फ्यूचर संवार देगा। वो जो लव है आपके बस प्रेजेंट के लिए, नॉट फॉर फ्यूचर। बट जो ये पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई में इम्पोर्टेंस जो है वो आपके फ्यूचर्स को देखती है। आप अभी अगर जितना मेहनत करोगे पढ़ाई को लेकर के, आपके फ्यूचर्स में उतना ही आपको फल मिलेंगे। इसलिए सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट मैं इसको इग्नोर करके मैं अपने पढ़ाई पर सिंपल सा ध्यान दिया। हेमंत ने बोला कि अपने लाइफ को काफ़ी बैलेंस रखिए। अभी जो चेंजेस होता है बॉडीली लेवल पे, ठीक है, वो हर किसी के लाइफ में होता है, तो उससे कैसे डील करना है हेमंत ने बताया है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पे सभी लोगों को फोकस करने के लिए हेमंत ने बोला है, ठीक है। सक्सेस के लिए फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेमंत, एक
क्वेश्चन मैं जैसे आपको रीड कर पाता हूँ, ठीक है, आप मेरे पास मेरे स्टूडेंट भी हो, तो मैं आपको बहुत खुश देखता हूँ। मतलब मोस्टली मैं आजकल के जनरेशन के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा खुश नहीं देखता हूँ, ठीक है। जब मैं था तो हम लोग बहुत खुश रहा करते थे, अभी के स्टूडेंट्स में देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आप उसके अपोजिट में मुझे हमेशा खुश दिखते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा हाल तो नहीं है कि एक सॉन्ग है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो स्ट्रेस है आजकल के बच्चों का, अगर ये देखा जाए तो आमतौर पर पढ़ाई को छोड़कर इसके पीछे कुछ अलग रीज़न है। बट अगर मेरी बात अगर जहाँ तक आती है तो मैं अपने पढ़ाई को लेकर के तो स्ट्रेस थोड़ा सा होता ही है, हर किसी बंदे को होते हैं अपने अपने स्ट्रेस। किसी को काम का स्ट्रेस है, तो किसी को पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस है, तो किसी का फैमिली इमोशंस को लेकर के स्ट्रेस है। वैसे ही मेरे को स्ट्रेस तो होती है, बट मैं जो एक होता है ना सुबह की एक्सरसाइज, जो कॉन्सेंट्रेट, उसके कारण से मेरे को काफ़ी अच्छा फील होता है। और मैं जो मेरी जो वर्क है, दिनचर्या जो मेरा है, उसको मैं अपने मतलब कि अपने काम के करने के साथ साथ मैं अदर एक्टिविटीज़ भी करने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिसके कारण मेरे को कोई स्ट्रेस वगैरह, कोई ये सब स्ट्रेस फील ही नहीं होता है मेरे को। तो हेमंत की सक्सेस का मूल मंत्र है उनके अंदर का उत्साह, है ना, डेली रूटीन जो वो फॉलो करते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, तो आप भी वो रूटीन फॉलो कर सकते हो। बिकॉज सिर्फ पढ़ाई करने से लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाती है ना, अदर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। हेमंत, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आने वाले साल में जो जूनियर्स होंगे, ठीक है, जैसे 2024 में भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो बच्चे अपीयर होंगे, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहोगे ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा घटना घट चुका था। मेरे को कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जिसमें कुछ इंटरेस्ट के साथ साथ तो उसमें कुछ समझ भी नहीं आता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा सब्जेक्ट जो था SST, मेरे को उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बट उसमें डरने की कोई बात नहीं है। टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप चाहे तो सेल्फ स्टडी करके आप वहाँ से डीप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वहाँ का आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। एक जो होता है ना, जो टीचर जो बोल सकते हैं आपकी उनके जो एक्सपीरियंस होती है, वो भी टीचर्स खुद उस बुक को डीपली पढ़ते हैं और वहाँ से क्वेश्चन एराइज करते हैं। मैं ये काफ़ी बार देख भी चुका हूँ। जितने भी NCERT's बुक अभी जो फॉलो करते हैं, उसमें डीपली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो टीचर्स खुद पढ़ करके वो क्वेश्चंस को निकालते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप भी जो है क्वेश्चंस, मतलब कि बोल सकता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी खुद से करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ना समझ आए तो आप टीचर से कांटेक्ट में ले सकते हैं। तो हेमंत ने बहुत ही अच्छे से गाइड किया जूनियर्स को। तो उन्होंने बोला कि जैसा कि आपको प्रॉब्लम आता किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपने टीचर्स से कंसल्ट करो, ठीक है। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको उपाय बता सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपको डील करना सिखा देंगे, ठीक है। तो हेमंत, एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी के टाइम में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को मतलब क्विक सक्सेस पाना चाहते हैं, राइट। मतलब हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत कम लोगों उम्र के लोग को देखते होंगे कि यूट्यूबर्स बन गए, ठीक है। तो उनको फॉलो करने के चक्कर में, मतलब इजी नेम एंड फेम कमाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो रियल हार्डवर्क होता है पढ़ाई में वो ना करना छोड़ के वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर मैं सजेशन तो यही देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो हैं काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जो आप कारनामे देख सकते हैं यूट्यूब्स पर जो भी अवेलेबल हैं, वो बच्चे एक तरह से अपने बोले तो आप फ्यूचर वो बर्बाद कर रहे हैं अपने। अभी तो वो उन्हें काफ़ी बढ़िया लगेगा, और जब एक हो सकता है ना, जब यूट्यूब पर ये डिपेंडली है, मतलब कि ये डिपेंड है उस पर। अगर यूट्यूब अगर ना हो ना तो इनका सारा का सारा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। बट जो पढ़ाई है ना, वो अब अगर अभी हम लोग घिस पिट गए ना उस पढ़ाई के साथ साथ, तो हमारा फ्यूचर भी संवर जाएगा, और आने वाले सब हमारे जो पुरखे वगैरह जो हैं, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, वो भी संवर जाएगी। हम लोग मतलब कि कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे। हेमंत, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लाइफ में हॉबीज़ को परस्यू करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, ठीक है। सर हॉबीज़ की अगर बात आती है तो मेरी सबसे पहली हॉबीज़ जो है क्रिकेट खेलना है, और दूसरे की बुक्स को ऐसे तरह से रीड करना, मतलब कि उसकी कुछ
क्या खासियत है उस बुक की, उसको पता लगाना। तो जैसा कि हेमंत ने बताया कि इनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, बुक भी रीड करना बहुत पसंद है। तो हेमंत मतलब हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे लाइफ में भी हैं, जैसे कुछ है, मैं विराट कोहली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, ठीक है, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो आप किसी ऐसे इंसान का नाम बताइए, वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकते हैं, या आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं। तो आप लाइफ में किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? सर मेरे जो मदर्स और जो फादर्स है वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि वो पुराने ज़माने के थे। उनके टाइम्स पर तो काफ़ी पढ़ने के लिए सोचना भी पड़ता था। बट जो अभी जो न्यू जनरेशन्स में है ना, मेरी एक बुआ है, वो मेरे को काफ़ी बार, वो मेरे को हमेशा प्रोत्साहन देती है कि बेटा तू कर सकता है। और मैं इसी बात को लेकर के, उन्हीं की कॉन्फिडेंस के बदौलत मैं आज यहाँ पर 2023 में 92% गेन कर पाया हूँ। और आई होप कि 12th बोर्ड में भी मैं इससे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस ला सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन हेमंत आपसे, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि व्हेन वाई इज़ क्लियर देन हाउ इज़ वेरी इजी, राइट, ठीक है। जब आपको पता होता है कि क्यों करना है तो कैसे करना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप कर ही लेते हो आज न कल आकर, ठीक है। तो आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, ठीक है? सर मैं IITians बनना चाहता हूँ, और इसके पीछे मेरी कुछ रीज़न है। सबसे पहले तो मेरी जो फैमिली इकोनॉमिक्स जो है, सबसे पहले मैं उसको लेकर के बनना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो मेरी जो आने वाली फ्यूचर्स है वो भी मेरे साथ ठीक रहे, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि आने वाले फ्यूचर्स में महंगाई काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो उस टाइम पर अगर सर हेल्थ इश्यूज़ हो गए, फिर खान पान के लिए अगर कुछ जेब खर्च या फिर ऐसे करने में अगर कुछ पैसे वगैरह अगर ना रहें, तो सर वो लाइफ जीने में क्या ही है। इसलिए सर कुछ मैं सोचा हूँ, तो गोल सेट बड़ा ही सोचा हूँ, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो हो नहीं, क्योंकि फैमिलीज़ जो है हमारी जॉइंट फैमिली है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली में कोई भी दरार या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट हो, जिसके कारण तकलीफ़ हमारे फैमिलीज़ वाले को सहना पड़े। हेमंत की बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, इक्वली इनकी सोच बहुत अच्छी है, ये सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इनकी जॉइंट फैमिली है, तो ये अपनी फैमिली में भी फिनेंशियली मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मॉनिटरीली। तो बहुत अच्छी सोच है हेमंत की, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इनका जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाए। जैसे बोला जाता है कि संकल्प में शंका का ना होना ही संकल्प की सिद्धि है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसी चीज़ को फॉलो करें। और मैं चाहूँगा कि फिर से आप क्लास 12th में जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हो तो हम आपका इंटरव्यू फिर से शूट करें एक अच्छे लेवल पे, है ना। आई होप कि आप 12th में तो अच्छा स्कोर करोगे ही, साथ साथ आप अच्छे IIT में आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू हेमंत। ये हमारा सेकंड एपिसोड है बाय द वे, ठीक है। तो आपको ये टॉपर शो का एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आने वाले समय में वी विल कीप अपलोडिंग सच इंटरव्यूज़, और इसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक टॉपर का लाइफ जो होता है, लोग बोलता है कि ये इंटेलिजेंट है, सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही काफ़ी नहीं होता है, आदमी को हर तौर पे इंटेलिजेंट होना पड़ता है, अपने इमोशंस को हाइड करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाके लोगों को सक्सेस मिलता है, ठीक है। और सक्सेस में भी किसी भी इंडिविजुअल का सोलो एफर्ट नहीं होता है, इंडिविजुअल एफर्ट होता है, कलेक्टिव एफर्ट होता है, ठीक है। तो थैंक यू हेमंत वंस अगेन, है ना। तो हम लोग होप करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग 12th के रिज़ल्ट के बाद फिर से शूट करेंगे, तो उस टॉपर के लिस्ट में आप ही आओ, हम लोग फिर से शूट करेंगे। ओके हेमंत, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, until next time, take care, bye bye.